आदाब। स्ट्रेट लाइन टॉक्स में आप सभी लोगों का खैर मकदम। ज़िला डोडा, अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूं तो 3 ज़िलों पर मुश्तमिल आज ये ज़िला है। किश्तवाड़, डोडा और रामबन, 3 ज़िले हैं आज। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जब हम देश की बात करते हैं तो देश का दूसरा सबसे बैकवर्ड ज़िला है और उसी ज़िले से आते हैं। पहले सहाफ़त में अपना एक नाम और मकाम बनाने के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं, पूर्व एमएलसी हैं और लोकसभा का प्रत्याशी भी पीडीपी ने इनको दबे लफ्ज़ों में डिक्लेयर किया था, लेकिन बाद में पार्टी ने फैसला किया कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे। मेरे साथ हैं फिरदौस टाक साहब। टाक साहब, आपका खैर मकदम। थैंक यू। टाक साहब, सबसे पहले कि लोकसभा के ये जो चुनाव हैं, चुनाव में पहले तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में दबे लफ्ज़ों में आपको भी कह दिया था कि आप तैयारी करें और आपने तैयारी करना भी शुरू किया था और आपके कैडर से जो हमारी बातचीत हुई उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हमें ये कह दिया गया था कि आपने चुनाव लड़ने हैं। लेकिन अब आखिरी मोमेंट पे ये सुनने को मिला कि आप यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे ताकि अब सेकुलर ताकतों को मजबूत कर सकें। पहले तो ये समझना चाहूँगा कि आपका फैसला क्या है। दूसरा, ये सेकुलर ताकतें कौन सी हैं जिनको मजबूत करने की बात आपकी पार्टी कर रही है? देखिए जुनैद, प्रॉब्लम ये है कि ये एक शायद गलत इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि फिरदौस टाक अपनी बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात शायद पहले भी नहीं की थी, अब भी नहीं करूँगा। ये पार्टी की भी बात नहीं है, पार्टी कैडर जो हमारा वहाँ पे है उनकी ही सिर्फ बात नहीं है, बल्कि जो खिता चेनाब की तकरीबन 12 लाख की पॉपुलेशन है, मैं उनके बिहाफ पे ये बात अपनी पार्टी तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा था कि इस खित्ता में जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो शायद हमारे लिए कांग्रेस ने हमें बीजेपी से ज़्यादा जख्म दिए हैं। वो इसलिए भी मैं ये कहता हूँ क्योंकि ये कांग्रेस ही थी जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पूरे खित्ते को सरेंडर किया कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस पिछले 40 सालों में तकरीबन आउट ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे लगातार उनके एमएलए जीते आते हैं, मिनिस्टर्स बने, लेकिन खित्ता वहीं का वहीं रह गया। तो मैं इस बात को मानता हूं कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी पार्टी के लिए है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आवाम के लिए भी है। और जिस मकसद के लिए मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब मुझे एक प्रोफेशनल लाइफ से निकाल के सियासत में लेके आए थे, अगर मैं ये बात पार्टी तक नहीं पहुंचा पाऊं और अगर आपके ज़रिए मैं ये बाकी पार्टीज़ तक ये मैसेज नहीं पहुंचा पाऊं तो शायद मैं अपनी पार्टी से भी नाइंसाफ़ी करूंगा, उस मैंडेट से भी नाइंसाफ़ी करूंगा जो पार्टी ने मुझे दिया, और उस मकसद से भी नाइंसाफ़ी करूंगा जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब का मुझ जैसे नौजवान को इस सियासत में लाने का था। तो जैसा कि आपने कहा कि अब मैं इसको क्या समझूं? क्या मैं ये समझूं कि फिरदौस टाक आने वाले इस समय में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी भी कल का दिन है? क्या आप अपना नामांकन भरेंगे? और अगर आप भरते हैं तो जाहिर सी बात ये पार्टी लाइन के बिल्कुल खिलाफ होगा, तो उसका साफ मतलब है फिर आपको पार्टी छोड़कर जो है वो चुनाव लड़ना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। पार्टी का एक अपना लाहे अमल होता है, पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और पार्टी के अपने गोल्स होते हैं। एक लार्जर पिक्चर जब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठती है वो लार्जर पिक्चर को एनालाइज करती है, पॉलिटिकल सिचुएशन को एनालाइज करती है, और उसी के तहत पार्टी ने ये फैसला लिया है। मेरा कतई भी पार्टी के फैसले के खिलाफ जाने का कोई न मन है, न था और न रहेगा, लेकिन एक वॉइस ऑफ डिसेंट था जो मैं पार्टी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे आज भी एश्योर किया गया है, मेरे पार्टी के बहुत कुछ सीनियर लीडर्स से मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि जो मेरी पिटीशन है, जो मेरा कंसर्न है, दैट इज़ स्टिल अंडर कंसिडरेशन, और आज शाम तक मुझे लगता है उस पर कोई डिसीजन आएगा, पार्टी की तरफ से मुझे कम्युनिकेट किया जाएगा, उसी के बाद जो है मैं कोई अगला फ़ैसला ले पाऊँगा। लेकिन मैं इस बात को फिर दोबारा ये आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि फिरदौस टाक की आइडियोलॉजी ही पार्टी नहीं, बल्कि पीडीपी फिरदौस की रगों में बहता हुआ खून है। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि पार्टी का जो अनुशासन है उसके अंदर ही आप रहेंगे। फिरदौस साहब, लोकसभा चुनाव की अब साफ तौर पे आपसे बात करूंगा। मैं आपसे समझना चाहूँगा ये कौन सी सेकुलर ताकतें हैं जिनको मजबूत करने का और जिनके लिए वोट ट्रांसफ़र करने की बात पीडीपी कर रही है, और दूसरा, क्या आपके कैडर के लिए मुमकिन है कि बिना पार्टी के डायरेक्टिव के, क्योंकि आपको साफ तौर पे अपने कैडर को बताना है कि अगर भाई पीडीपी को नहीं तो फिर किसको वोट देना है,
तो वो आपको तो बताना है। जब आप वो बताएंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि बिना मांगे, ना कांग्रेस आपसे समर्थन मांग रही है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपके कोई ऐसी पेशकश की है, ना किसी और पार्टी ने की है, तो ज़बरदस्ती से यहाँ से समर्थन देना, क्या आपको लगता है ये अक्लमंदाना कदम है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा पहले तो ये बताइए सेक्युलर ताकतें कौन सी जिनको हम मजबूत देखिए, करना चाहते हैं? वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि मैं पिछले 2-3 दिन से जब भी आप लोगों से बात करता हूँ, मेरी जो पिक्चर है वो बहुत क्लियर है और मेरी सोच में कोई तज़ाद नहीं है। मेरे लिए कांग्रेस सिर्फ इसलिए सेक्युलर नहीं हो सकती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है। मेरा वोट कांग्रेस के कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए नहीं जा सकता कि वो सेकुलरिज्म के नाम पे मुझसे वोट मांगता है, क्योंकि मुझे उस कैंडिडेट का इतिहास भी देखना है, मुझे उस कैंडिडेट का फैमिली बैकग्राउंड देखना है, मुझे उस पार्टी का इतिहास देखना है जिस पार्टी को मेरे पूर्वजों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने बार बार वोट दिया इस खित्ते से। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि जो इस वक्त हालात पूरे देश में बने हैं, भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक तबका को उम्मीदें नहीं थी, नरेंद्र मोदी से एक तबका को उम्मीदें नहीं थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को उम्मीदें थी। अगर आप इस खिता चुनाव की बात करें तो मुझे एक भी सीट, 4 सीट में से एक भी सीट मुझे निकाल के दिखाइए जो सीट भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक कम्युनिटी के वोट से निकाल पाई है। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने इलेक्शन लड़ा है, तकरीबन 7,500 मुस्लिम वोट बीजेपी को पड़ा, तो तब जाके बीजेपी का कैंडिडेट कामयाब हुआ। लेकिन वो वोट लेकर आप ओपनली उस वोट का और उस कम्युनिटी का, उस तबके का जो कत्ल आप करते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है जो इस वक्त लोगों में गुस्सा जो है भरा हुआ है। जो एडमिनिस्ट्रेशन का आपने हाल कर दिया, जो आपने सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन कर दी कि मतलब आपने एक ही आइडियोलॉजी के लोगों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन में लाया, जो दूसरी आइडियोलॉजी या दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग थे उनको आपने एडमिनिस्ट्रेशन से एकदम से बाहर कर दिया। तो जिस किस्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है, उस हिसाब से इस खिता के लोगों के लिए और इस खिता के मुसलमानों के लिए कोई दूसरा विकल्प नज़र नहीं आता। उसी विकल्प की बात भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने की है। इसके अच्छे नताइज हों या बुरे नताइज हों, क्या हमारा एनालिसिस सही है, क्या हमारी सोच सही है या नहीं है, वो उसका वक्त फ़ैसला करेगा। लेकिन हमने माजी में भी जो है वो धोखे खाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे ये धोखे हमें ना खाने पड़े। आपकी बात है कि उम्मीद करते हैं धोखे न खाने पड़े, लेकिन फिरदौस साहब मुझे बताएं कि अब लोकसभा में मान लीजिए कल आपको पार्टी कह देती है कि आपने लड़ना नहीं है, तो पार्टी का अगला आदेश क्या होगा? आप नेशनल कॉन्फ्रेंस आपसे सपोर्ट मांग नहीं रही, कांग्रेस का प्रत्याशी आपकी बात करके राजी नहीं, आप लोगों के बीच में कैसे जाकर उनको कहेंगे कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए जबकि वो आप लोगों से वोट मांग ही नहीं रहे? दूसरा, अगर मैं डोडा की तरफ आऊँ, इस एरसवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूँ, उधमपुर के अंदर वाले इलाकों की बात करूँ या उधमपुर टाउन की भी बात करूँ, कठुआ के दूर दराज के इलाके, मैं रियासी के दूर दराज के इलाकों की बात करूँ, तो हर जगह देखने को ये मिलता है सड़क नहीं है। आज भी बिजली की परेशानी है, पानी की परेशानी है, मामला आज भी वही है, सड़क, बिजली, पानी आज भी मसला है, मामला है। और आप जिस इलाके से आते हैं, आज भी वाड़वन में आपके पास रोड नहीं है कि गरीब लोगों तक रोड पहुंच सके। आज भी गंधार के इलाके में अगर बहुत बड़ी कोई आफत आ जाए और बहुत सारे लोग वहाँ मारे भी जाएं तो आपको मालूम नहीं होगा और बड़ी मुश्किल से आप वहाँ तक पहुँचते हैं। तो फिरदौस साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अगर हालात ये हैं तो इन हालात में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस 10 साल वहाँ से एमपी रही, पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी का एमपी है, तो क्या वजह है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि फिरदौस टाक एक ऑप्शन बन के या एक लोगों के लिए एक ऑप्शन बन के सामने आए, विकास डेवलपमेंट की वो भी बात करें, आपको भी वोट पड़े? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखिए 2 तरह का फोकस होता है। एक फोकस तो ये होता है कि आप इलेक्टोरल गेन्स के लिए कुछ करते हैं, कोई भी फैसला लेते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, वो आप इलेक्टोरल गेन्स के लिए लेते हैं। लेकिन कभी कभी आपको इलेक्टोरल लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ता है फॉर अ लार्जर गोल। तो मुझे लगता है जिस किस्म के इस वक्त हालात बने हुए हैं, जिस किस्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है,
अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप ने ये फ़ैसला लिया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन हालात के मद्देनज़र रखा। अदरवाइज़ हम सारे बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस ने इस रीजन के ही साथ नहीं बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के साथ इन लोगों ने क्या किया। हम आज स्पेशल स्टेटस के इरोजन की बात करें या जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का आज अलायंस करें उस नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के साथ आप देखिए कांग्रेस वही जमात है जिसने शेख साहब को 25 साल सलाखों के पीछे रखा। आज फारूक साहब कहते हैं कि मैं मुश्तरका लीडर हूँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो हालात बदलते हैं और हालातों की मजबूरी जो होती है वो सियासी फ़ैसले बदलने पे सियासतदानों को मजबूर करती है। मैं अभी भी ये कहूँगा, अभी हमारे पास ऑप्शंस खुले हैं, हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं, हमारी बात चल रही है, जितने भी स्टेक होल्डर्स इस एरिया में हैं, हम जो भी फ़ैसला लेंगे हम लोगों के लिए लेंगे, अपने लिए कोई फ़ैसला नहीं लेंगे। फिरदौस साहब, एक वक्त वो था मुफ्ती सईद ने आरसपुरा से इलेक्शन लड़ा था और जीता भी था। आज आखिरकार ऐसा क्या हुआ है? क्या ये मुमकिन नहीं कि उधमपुर डोडा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पहली बार हिस्ट्री बनाए, इतिहास दोबारा से बनाए कि यहाँ से एक मुस्लिम प्रत्याशी इलेक्शन लड़े भी और जीते भी? क्या ये मुमकिन है? क्यों नहीं मुमकिन है? ये देखिए, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। मैं इसको वर्टिकल डिवाइड नहीं करना चाहता, लेकिन खिता चिनाब की बात है। जतिंदर सिंह जी एमपी बने और भारतीय जनता पार्टी से बने। पाडर एक ऐसा एरिया है जो किश्तवाड़ से तकरीबन 6 घंटे के सफ़र के बाद पाडर पड़ता है। 90% वोट जतिंदर सिंह साहब को वहाँ से मिला, लेकिन एक बार वहाँ उस एरिया में गए। 3 गांव अडॉप्ट करने की उन्होंने वहाँ पे अनाउंसमेंट की, एक गांव भी अडॉप्ट नहीं हुआ। नागसीना एक एरिया है जो हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, उस एरिया में एक बातन गांव है जिसको जतिंदर सिंह साहब ने अडॉप्ट किया और लोगों को ये कहा कि मैं इस पूरे गांव का नक्शा चेंज कर दूंगा। 100% हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन एक बार भी नहीं गए। मैं अपने इलाके की बात करूं तो जब इवन असेंबली इलेक्शंस थे, मेरी माताओं और बहनों ने जो मेरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ नहीं रखते, भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए अपने गहने तक बेचे कि एक बार हमारा शायद कोई लीडर आ जाए और हमारी जो है वो दुख दर्द दूर हो। और उसके बदले में उनको क्या मिला कि भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक सेक्रेटरीज, ब्लॉक बॉडीज़ के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने नरेगा का सीमेंट भी अपने घरों में लिया, वो भी वोटर तक नहीं पहुंचा। हम आम इंसानों की बात नहीं करते, वो उनके अपने वोटर तक नहीं पहुंचा। इसलिए मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि ये मुस्लिम और हिंदू की बात है, मैं इसमें ये कहूँगा कि एक बार जो ये वर्टिकल डिवाइड किया गया है खिता चुनाव को, ये डिवीज़न से हटकर हमें एक अपनी आइडेंटिटी के लिए खुद लड़ना पड़ेगा और मिल के लड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम पे हमेशा हुक्मरान मुसल्लत होते रहेंगे, आइडियालॉजीज़ मुसल्लत होती रहेंगी, हम पे लोग जो है बाहर से आके हुकूमत करते रहेंगे। उसके लिए जब तक हम खुद एक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठ के हम ये ना सोचें कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, तब तक हम शायद वहाँ से आगे नहीं निकल पाएंगे। जो हमने कुछ सर्वे इस पूरे इलाके में किया है, निकल कर जो फिरदौस साहब बात आ रही वो ये आ रही है कि लोग साफ तौर पे कहते हैं, अब जब हमने उनसे ये पूछा क्या डॉक्टर जतिंदर सिंह यहाँ आते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। हमने पूछा आप लोकसभा में वोट किसको देंगे, तो उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। ये एक हकीकत है वहाँ की। आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या आप समझते हैं ये जस्टिफाइड है कि एक एमपी 5 साल तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर नहीं करता और 5 साल के बाद वो दोबारा आश्वस्त है कि मैंने तो अगले 5 साल फिर जीतना है, क्योंकि चुनाव मेरे नाम पर नहीं, चुनाव तो प्रधानमंत्री के नाम पर हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये लोगों के साथ भी जाती है, इलेक्टोरेट के साथ भी जाती है, और इसका लोगों को नुकसान ज़्यादा, फ़ायदा कम होता है? आप उन लोगों से एक बात मेरी तरफ से एक संदेश दे दीजिएगा कि आम लोगों की बात छोड़िए, आप हिंदू और मुसलमान की बात छोड़िए। नरेंद्र मोदी के नाम पर जो आप वोट डालने की बात कर रहे हैं, मैं उन्हीं नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त करता हूं कि हम जतिंदर सिंह को भी भूल जाते हैं। हम दोबारा आपको वोट देंगे, हिंदू मुसलमान देंगे, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ करें, अपने कार्यकर्ताओं की फैमिली के साथ इंसाफ करें। किश्तवाड़ में एक ऐसा लीडर जिसने सारी उम्र भारतीय जनता पार्टी के लिए कुर्बान कर दी और फिर अपनी जान भी कुर्बान कर दी, न सिर्फ अपनी जान बल्कि अपने भाई की जान भी पार्टी की आइडियोलॉजी और पार्टी के लिए जान कर दी। आप उनके साथ इंसाफ करिए,
चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह करें, चाहे वहाँ के लोकल लीडरशिप करे या सेंट्रल लीडरशिप करे, आप उनको इंसाफ नहीं दिला पाए। आप अपनी सियासत के लिए आपने उनका आपने उनका जो कत्ल का केस है उसको दबा दिया ताकि आपको कहीं ह्यूमिलेशन फेस ना करनी पड़े। हम सिर्फ ये कहेंगे आप इलाके को छोड़िए, आप पहले सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ करिए, हमें शायद उसमें भी तसल्ली होगी। फिरदौस साहब, अब आखिर में सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले दिनों आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ आए, बड़ी कंट्रोवर्सी में आप रहे, आपने वहाँ कोई बयान दिया है, कश्मीर में किश्तवाड़ में कोई तकरीर करी। सहाफ़त से जब से आप इसमें सियासत में आए हैं, क्या महसूस करते हैं? घुटन यहाँ ज़्यादा है या घुटन सहाफ़त में ज़्यादा थी? और अब आगे क्या अब ये सियासत जो है इस पूरे खित्ता चनाब में, पूरे इलाके में जो एक फुकदान है कि आप एक लीडर ढूंढते हैं, रहनुमा ढूंढते हैं, यानी आज आपको गुलाम मोहम्मद बदरवाही नहीं मिलता, मौलाना अताउल्लाह सोहरवर्दी नहीं मिलता, या बशीर किस्लू नहीं मिलता, या कोई वो लीडरशिप नहीं मिलती जिनके बारे में कईयों को ये गुमान था। मौलाना अताउल्लाह सोहरवर्दी के बारे में लोगों को गुमान था कि वलीउल्लाह हैं, ठीक है। इसी तरीके से बदरवाही साहब के बारे में लोगों को बहुत सारे गुमान थे और लोग बहुत इनकी मानते थे। यानी इनको ये भी नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूंसी में कैनवसिंग करने जाना है, इनको पता है कि भाई हमने तो सिर्फ खड़ा होना है, जीत हमारी पक्की है। तो क्या आपको लगता है कि वो जो क़यादत सालों से इस इलाके से ख़त्म हो गई और ठेकेदारों के पास पूरी क़यादत आ गई, उस नई क़यादत को दोबारा से खड़ा करने के लिए आप क्या करेंगे? एक तो पहले ये कि सहाफ़त और सियासत, और फिर ये कि क़यादत को खड़ा करने के लिए आप क्या कोशिशें कर रहे हैं और उसमें कितना कामयाब हो रहे हैं? देखिए जुनैद, जब मुफ्ती साहब के साथ जो मेरे ताल्लुकात थे तो अक्सर हम बैठ के वो अक्सर ये बोलते थे कि आ जाओ सियासत में, इस एरिया में पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकली कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बहुत प्रॉब्लम है। और वो ये बात अक्सर कहते थे कि ये लोगों को, इस इलाके के लोगों को ठेकेदारों के पीछे पीछे चलना पड़ता है। लेकिन मेरी रिलेक्टेंस थी। लेकिन एक बार हम ऐसे ही जब डिस्कशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखो, आप सहाफ़त में भी लोगों की खिदमत करना चाहते हैं और हर आए रोज़ जो है वो लिखते हैं कि जी ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, तो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि ये अगर जो आप कहते हैं मैं करूँ तो वो आप करके दिखाओ। मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, आप करिए। तो बात सिर्फ ये है कि आप में विल होनी चाहिए कि आप करना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम इतना डेटोरेट हुआ है। जो ये सिस्टम बनाया गया है, खासकर जो मिलिटेंसी के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, वो उसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो ये है कि वी हैव अ पैरालाइज सिस्टम। और सिस्टम कोई ऑटोमेटिकली पैरालाइज नहीं हुआ है, ये इंड्यूस्ड पैरालिसिस में इसको मानता हूँ कि इसको ज़बरदस्ती बिठा दिया गया है कि आप एक बिजली का कनेक्शन लगाना है, उसके लिए भी आपको एमएलए की रसीद होनी चाहिए, एमएलए फ़ोन करे। आप एक पेशेंट हॉस्पिटल में रेफ़र होता है, जब तक एमएलए, एमएलसी या कोई प्रोमिनेंट बंदा खड़ा ना हो उसका इलाज ही नहीं होता। तो सिस्टम डिफंक्ट है। इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ये इमीडिएटली नहीं हो सकता। यू हैव टू कम इनटू पॉलिटिक्स, यू हैव टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड देन गेट रेडी टू गेट कंज्यूम्ड इन द सिस्टम। अगर आप ये बोलें कि मैं आऊँ, सिस्टम ठीक कर दूँ और मैं हीरो बन जाऊँ, ऐसा करके आप पॉलिटिक्स में अगर ना आएँ तो मेरा अपना तजुर्बा ये है, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि मैं सिस्टम में आ रहा हूँ और जो भी मुझसे कंट्रीब्यूट होगा, मैं शायद 10 लोग मेरे पास आए, मैं 10 लोगों के काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं 2 लोगों के काम करूं तो दैट इज़ माय कंट्रीब्यूशन इन द सिस्टम। वो मेरी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। अगर मैं वही कर पाऊं तो मैं ठीक हूं, लेकिन मेरा गोल ये होना चाहिए कि 10 के 10 लोग मेरे पास आए ही ना, उनको ज़रूरत ही ना पड़े मेरे पास आने के लिए, उसके लिए मैं काम करूँ। तो ये आपका पहले सवाल का जवाब। दूसरा ये कि कॉन्शियस इंसान की ज़िंदा रहनी चाहिए, वो आप किसी भी प्रोफेशन में हो। जब तक आपकी कॉन्शियस सही है, आप सही काम कर सकते हो। जहाँ तक दूसरे आपके प्रश्न है कि खित्ता चिनाब की लीडरशिप की बात, तो मैं एक खुद अगर एक बाशिंदे की हैसियत से, इस खित्ते के बाशिंदे की हैसियत से बात करूं, तो वो लीडर्स जो थे उनका किरदार इसलिए था क्योंकि उनके लोग भी किरदार वाले थे। उनके पास जो काम था वो एक स्पेसिफिक काम था कि हमने करना क्या है। एक सोसाइटी जो थी, एक सोसाइटी में बेशक लोग उस वक्त अनपढ़ थे, लेकिन आज भी आप देखें, मैं अक्सर अपने दोस्तों से ये बात करता हूँ कि उस वक्त अगर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा हाथ में थामता था तो वो इसलिए नहीं थामता था कि मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस से फ़ायदा क्या मिलेगा, बल्कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा इसलिए थामता था क्योंकि उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी पसंद थी।
या उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लीडर था उसका किरदार पसंद था। उस वक्त के कांग्रेस के लोग, जो सैलाब उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का था कि कांग्रेस में लोग गए, वो इसलिए गए, जब वो गए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक सोशल बाइकआउट करवाया उनका। जैसे आज़ाद साहब ने भी एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे वालिद की एक हफ्ते तक हजामत नहीं बनाई गई। तो ऐसे ही मस्जिदों से ताबूत नहीं दिए जाते थे। लेकिन वो लोग कांग्रेस में इसलिए नहीं गए कि उनको लगता था कांग्रेस में हमें नौकरियां मिलेंगी, सीडीएफ मिलेगा, बाकी चीज़। वो एक आइडियोलॉजी के साथ गए। उनको लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हो चुकी है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा हमें कांग्रेस की लीडरशिप मजबूत नज़र आती है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये किरदार शायद आज हम में नहीं है। आज अगर फिरदौस टाक ने पार्टी से कोई डिमांड रखी, मुझे वो डिमांड पूरी नहीं हुई, तो मैं कल जो है वो आइडियोलॉजी चेंज होते हुए 2 मिनट का टाइम नहीं दूंगा। एंड इट इज़ इक्वली लीडरशिप की बात तो है, लेकिन इलेक्टोरेट की बात है। तो मैं अपने खिता के लोगों से ये उम्मीद रखूँगा कि आने वाले दिनों में जो जो अब ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होती जा रही है, फ्रेश ब्लड पॉलिटिक्स में आ रहा है, नए लोग, यंगस्टर्स पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सबके लिए ज़रूरी नहीं है, हर बंदा एमएलए एमएलसी बनने का टारगेट रखे, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हम कैपेबल हूँ कि हम बात करें, जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ हम वहाँ पे बात करें, या जिस सिस्टम में हूँ उस सिस्टम से हम कंट्रीब्यूट करें अपने खित्ते के लिए। तो दिस इज़ अ कंट्रीब्यूशन, इसी से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाला वक्त अच्छा होगा, आने वाली पॉलिटिकल लीडरशिप भी अच्छी होगी, और लोगों को भी एक वक्त ये शायद एहसास होगा कि उन्होंने शख्सियत को नहीं, आइडियोलॉजी को, प्रोग्राम को और इंसान की जो लीडरशिप है उसकी कैपेसिटी को देखकर जो है लीडर्स चुनेंगे। तो तभी ये जो ठेकेदारी सिस्टम है हम इससे बाहर आ पाएंगे। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, हम सिस्टम में जाएं, कंट्रीब्यूट करें। लेकिन लोग अगर आपको डिस्करेज करें तो फिर आप भी कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे ये सोचते हैं कि यार मैं क्यों, वाई नॉट समबडी एल्स। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे किश्तवाड़ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पूर्व एमएलसी और प्रवक्ता फिरदौस टाक। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि फैसला अभी भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप के पास है और फैसला कुछ भी हो सकता है। मगर ने ये भी साफ कर दिया कि इनकी तमन्ना और तवक्का ये है कि जो नाइंसाफ़ियाँ इस इलाके के साथ हुई हैं, उन नाइंसाफ़ियों को एड्रेस किया जाए, और वो भी फौरी तौर पर। तो दीजिए इस खास मुलाकात से इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी ऐसी हस्ती के साथ। आदाब।